गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साउंड आ रही है? साउंड और वीडियो क्वालिटी पर चेक कर लीजिए आप सभी। क्या आप लोगों तक साउंड पहुंच रहा है? क्या साउंड आप लोग तक आ रहा है? एक बार चेक कर लीजिए आप सभी। साउंड और वीडियो क्वालिटी पर चेक करेंगे आप लोग। क्या साउंड और वीडियो क्वालिटी सही है? एक बार चेक करेंगे। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, अपना लाइव सेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक और सेशन किस चीज के ऊपर है? सबसे पहले आप सबसे सॉरी, आज बहुत दिन के बाद यूट्यूब में लाइव आने के इस तरह से मौका मिला, और आप सबको पता है कि पूजा जैसा, दुर्गा पूजा जैसा त्यौहार था और बाकी चीजें थी, दैट्स वाई लाइव आ पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। खैर ठीक है, हम लोग लाइव आके जुड़े। अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक किस चीज के ऊपर आज हम लोगों का? आज हम लोग क्लास और डिस्कशन किस चीज के ऊपर करेंगे? हम लोग सारा का सारा एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू पढ़ने का प्रयास करें। कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बाकी चीज जो होती है बेसिक, जो आपका सवाल होगा, कुछ भी आप अपना सवाल को पूछ सकते हो। अपना सवाल को मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। बाय चैट ही मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो जवाब है मैं उसको ले सकूं। ठीक है, तो आप सब अब हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो भी सवाल है आप मुझे चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर भी लाइव क्लास के दौरान भी आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पर ही पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मुझे 1 मिनट का थोड़ा टाइम दे दीजिए। एक्चुअली थोड़ा सा एक कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक और सेशन किस चीज के ऊपर है? थोड़ा लाइट वगैरह ठीक है ना, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक, लाइट का मोड थोड़ा चेंज कर दिया, पहले से बेहतर लग रहा था आपको। तो आज का टॉपिक और सेशन किस चीज के ऊपर है? हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएमआर। आरएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमआर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमआर? आरएमआर का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमआर? वॉइस का दिक्कत हो रहा है, मैं चेंज वॉइस को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, एक बच्चे ने बताया कि सर वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए, मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, मैं चेंज ठीक कर देता हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमआर? का पूरा नाम क्या होता है? आरएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको रिप्लाई के माध्यम से बताना। तो वॉइस ठीक हो गया? आरएमआर का पूरा नाम क्या होता है? आरएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस पूरी तरह ठीक हो गया? एक बार रिप्लाई दे दीजिए आप लोग, अगर वॉइस ठीक हो गया हो तो। थोड़ा सा वॉइस का इशू था, मैं देख लिया, उसको ठीक कर दिया। जैक सही से नहीं लगा हुआ था। चलो, तो आरएमआर का पूरा नाम क्या होता है? रॉक मास रेटिंग। स्पेलिंग क्या होगा रेटिंग का? RATING। बहुत बच्चे RE लिखे हैं, RATING। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। आरएमआर का जैसा एक टर्म आता है आरक्यूडी। आरक्यूडी का पूरा नाम क्या होता है? आरक्यूडी। आरक्यूडी का पूरा नाम क्या होता है? आरक्यूडी का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई देके मुझे बताइए, आरक्यूडी का पूरा नाम क्या होता है? 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 रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। अगर किसी रॉक का आरएमआर, अगर किसी रॉक का आरएमआर, अगर किसी रॉक का आरएमआर अगर 24 है तो किस में रखेंगे? अगर आरएमआर 24 है तो किस कैटेगरी में होगा? अगर किसी रॉक का, अगर किसी चट्टान का, पत्थर का आरएमआर अगर 24 है तो किस कैटेगरी हम लोग उसको रखेंगे? जल्दी से रिप्लाई देके बताइए। आरएमआर अगर 24 है तो किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे? जल्दी से हम लोग बताइए। ट्वेंटी 24 होने से क्या होगा? आरएमआर 24 होने से क्या होगा? क्या होगा? पुअर आएगा। क्या आएगा इसमें? पुअर आएगा, पुअर। और अगर किसी आरक्यूडी, अगर किसी का 24 है तो, आरक्यूडी अगर 24 है तो आरक्यूडी कैसे निकालते हैं मैं समझाऊंगा। आरक्यूडी अगर किसी चीज का 24 है तो किस में आएगा? आरक्यूडी अगर 24 है तो किस में आएगा? आरक्यूडी किस में आएगा? वेरी गुड लिम। चलो, आरक्यूडी 24 है तो किस में आएगा? जल्दी से, आरक्यूडी अगर 24 हो तो किस में आएगा?
RQD अगर 24 हो तो किस में आ जाएगा, तब क्या आएगा, वेरी पुअर। इस केस में क्या होगा, वेरी पुअर। आपको ये याद रखना चाहिए, यही समझाना मेरा उद्देश्य है इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि जो RMR होता है वो 20-20 का अंतर होता है, 0 से 20, दैट इज द वेरी पुअर, ठीक है। R 20 से 40 क्या होता है, पुअर होता है, इस तरह से है। लेकिन जो RQD है ना वो 0 से 25 तक का रखा गया है, फिर 25 से 50 है, 50 से 75 है, 75 से 90 है, और 90 से फिर 100 है। इस तरह से कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है सबसे ज्यादा इस तरह से। जो RQD में जो सैंपल इस्तेमाल करते हैं, वो सैंपल का साइज क्या होगा, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन निकालने के लिए जो हम लोग सैंपल इस्तेमाल करते हैं, सैंपल का साइज क्या होता है, जल्दी सबको रिप्लाई करके बताना। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन में जो सैंपल का इस्तेमाल किया है, तो जिस सैंपल का साइज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका सैंपल का साइज कितना होगा। थोड़ा स्पीड करें, ठीक है, थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना मैं सिस्टम को थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसलिए दैट्स वाई इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, आप लोग करो जल्दी, 2-4 सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। 10 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, RQD सैंपल को हम निकालते हैं। वो कैसा होता है, देखने में कैसा होता है वो, देखो रॉक पीसेस का जो सैंपल होता है ना, मेरा हाथ में आप देख पा रहे होगे, इस तरह से पीस होता है, इस तरह का टुकड़ा होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका साइज अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है सैंपल का, तो हम लोग RQD और मतलब उसको RQD के लिए कैलकुलेट लेंगे, कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम लोग जो हम लोग वाटर गेज को मापते हैं, वाटर गेज, फैन ड्रिफ्ट का वाटर गेज जो मापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, फैन ड्रिफ्ट में वाटर गेज मापने के लिए किस apparatus, किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, फैन ड्रिफ्ट में, ठीक है, वाटर गेज को मापने के लिए किस डिवाइस, किस apparatus का इस्तेमाल होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बता दीजिए। जल्दी, वेरी गुड। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैनोमीटर। मैनोमीटर का शेप क्या होगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैनोमीटर, मैनोमीटर का शेप क्या होगा, शेप ऑफ द मैनोमीटर। मुझे 10 सेकंड का और टाइम दीजिए, पता नहीं काहे नहीं हो रहा, इसमें अकाउंट से लॉगिन नहीं दिखा रहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसी से लॉगिन करता हूँ मैं। चलो, क्या होगा, किस शेप का होता है, यू शेप का। यू शेप का एक और पाइप होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग में करते हैं। मैं किस पाइप के बारे में बोल रहा हूं, क्या आप जवाब दे सकते हो। यू शेप का एक और पाइप होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग में करते हैं। आइसोलेशन स्टॉपिंग में यू शेप का पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। मैं किस पाइप के बारे में बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो। किस पाइप के बारे में बोला जा रहा है जिसका इस्तेमाल आइसोलेशन स्टॉपिंग में होता है, और यू शेप का पाइप होता है, वो भी यू शेप का ही पाइप होता है। क्या होगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा इसका जवाब, किस पाइप का मैं बात कर रहा हूं, किस पाइप का मैं बात कर रहा हूं। वाटर सील पाइप के बारे में बात करें, कौन सा पाइप का बात करें, वाटर सील पाइप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो हम लोग का आइसोलेशन स्टॉपिंग है, आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग। अगर मेरा आरसीसी का बनाया जाए, आरसीसी का हो तो उसका थिकनेस कितना होगा, आरसीसी का अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया जाए तो उसकी मोटाई उसकी कितनी होगी। चलो आरसीसी का आइसोलेशन स्टॉपिंग की मोटाई कितनी होगी, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत देरी से मेरा हो रहा था, अब थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम लोग रेडी हो जाओ, स्पीड बढ़ने वाला है, ठीक है। अब हम जुड़ रहे हैं अपना क्लास में से। तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, चलो वेरी गुड, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा सब चीज ठीक हो गया। चलो क्या होगा, आरसीसी होने से 50 सेंटीमीटर मोटा होगा। ग्रुप्स कटिंग अगर सैंडस्टोन में करना है, कितना ग्रुप्स कटिंग करना होगा, सैंडस्टोन में अगर ग्रुप्स कटिंग करेंगे तो सैंडस्टोन में ग्रुप्स कटिंग कितना करना होता है, फटाफट रिप्लाई देके बताइए। अगर सैंडस्टोन में ग्रुप्स कटिंग करना हो तो कितना ग्रुप्स कटिंग करना होगा, सैंडस्टोन हो तो ग्रुप्स कटिंग कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। सेल में, सेल जो सेल पत्थर होगा, सेल में कितना सेंटीमीटर का ग्रुप्स कटिंग करना होता है, सेल चट्टान में जो ग्रुप्स कटिंग होगा कितना सेंटीमीटर का ग्रुप्स कटिंग होगा, फटाफट रिप्लाई देके बताइए। जो सेल चट्टान होता है उसमें ग्रुप्स कटिंग कितना होता है, वेरी गुड, कितना होगा, कम से कम कितना होगा, मिनिमम कितना ग्रुप्स कटिंग करना होगा सेल में, 30 सेंटीमीटर। जो हम लोग का सैली रूफ है, अगर रूफ में सैल हो, सैल चट्टान हो तो कितना कोयला छोड़ देते हैं, छत में कोयला कितना छोड़ना होता है। अगर सैल पत्थर हो, छत में अगर आपको सैल मिल जाए, सैल पत्थर मिल जाए तो आप कितना कोयला छत पे छोड़ देते हो, रूफ में आप कितना कोयला छोड़ते हो, वेरी गुड, कितना कोयला छोड़ते हो, सैल मिलने पर कितना कोयला छोड़ते हैं हम लोग, वेरी गुड, कितना कोयला छोड़ते हो हम लोग, तो 0.6 मीटर का कोयला हम लोग सैल में क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, 0.6 मीटर का कोयला को छोड़ देते हैं।
मैं स्क्रीन से चैट को हटा दे रहा हूँ, मैं देख पाऊंगा अब चैट, मेरा चैट मेरे सामने शो होगा, आप जो भी रिप्लाई दोगे मुझे सब दिखेगा क्या आप रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ सब देखूंगा क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मेरे थोड़ा आँख में प्रॉब्लम हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे देख के मैं करता हूँ। चलो नेक्स्ट, 0.6 मीटर कोयला छोड़ते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि सेल का नेचर कैसा होता है, इसके कारण कोयला छोड़ना पड़ रहा है, क्या होता है रीजन, क्या होता है सेल के पीछे कारण, क्या होता है कि जो हम लोग कोयला को छोड़ते हैं, तो सेल को क्या बोला जाता है, किस तरह का नेचर को सेल को कंसीडर किया जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। सेल का जो नेचर है बाबू क्या कंसीडर किया जाता है, इसके कारण हम लोग कोयला को छोड़ने के बारे में हम लोग बोलते हैं कि हाँ कोयला छोड़ना है। सेल का नेचर क्या होता है, किस तरह का नेचर सेल बिहेवियर शो करता है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, रूफ में कोयला को छोड़ना पड़ता है। वेरी गुड, क्या होगा इसका जवाब, वेरी गुड। क्या होता है, किस नेचर का होता है, तो क्या होता है, नॉन रिलायबल स्ट्रक्चर इन नेचर होता है, मतलब अविश्वसनीय होता है, जिस कारण से हम लोग कोयला को छोड़ते हैं। अब सवाल होता है कि सर ऐसा क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको डायग्राम बना के। सपोज मान लीजिए ये आपका गैलरी है, ओके, और आपका इमीडिएट जो रूफ है ना, जस्ट आपका जो रूफ है ना, वहां पे क्या सेल है, ये आपका क्या शेल चट्टान है, आपका सेल। तो सेल जो रॉक होता है उसका खास बात ये होता है, देखने में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से बड़ा कमजोर, है ना, अंदर से बड़ा कमजोर। अंदर से बड़ा कमजोर मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम यह है कि ये अगर मॉइस्चर इसको मिल जाए तो मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर मॉइस्चर को क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा, खुद में शोषित कर लेगा ये मॉइस्चर को। और जब ये मॉइस्चर को शोषित कर लेता है तो इसका जो स्ट्रेंथ है उतना नहीं बचेगा, ये क्या होगा, खुद ब खुद में कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, क्योंकि मॉइस्चर का डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो हम लोग दिमाग लगा के क्या करते हैं बाबू, हम लोग अपना दिमाग लगा के बोलते हैं नहीं एक काम करो, जहां पर सेल है ना तुम कोयला छोड़ दो। तो नीचे जब कोयला रहेगा और ऊपर में सेल रहेगा तो क्या करेगा, कोयला का चट्टान सेल को तक मॉइस्चर को पहुंचने देगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, 60 सेंटीमीटर हम लोग कोयला छोड़ देते हैं। सेल जहां पर भी रहेगा वहां पर हम लोग कोयला को छोड़ देते हैं। जो रूफ बोल्टिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, मिनिमम लेंथ कितना होगा, जो रूफ बोल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई, मिनिमम लंबाई कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताइए। जो रूफ बोल्टिंग का इस्तेमाल किया था बाबू उसकी लंबाई कितनी होती है, फटाफट रिप्लाई देके बता दीजिए। वेरी गुड, क्या होगा इसका जवाब, जो रूफ बोल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं उसका लेंथ कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है, कितना होता है रूफ बोल्टिंग का लंबाई कितना होता है, ठीक है, कितना होता है रूफ बोल्ट की लंबाई, 1.5 मीटर। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसका जो थ्रेड होगा वो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर अलग से थ्रेड रहेगा, ठीक है, 15। जो बेरिंग प्लेट का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, उसका साइज और शेप आपको बताना है कि बेरिंग प्लेट जो होगा उसका थिकनेस कितना होगा और किस शेप में होना चाहिए बेरिंग प्लेट, जो ज्यादा बेहतर होगा, बेहतर तरीके से काम करेगा। प्लीज अभी तक आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चों तक भी मैं पहुंच पाऊं। चलो, कितना हो जाएगा इसका लंबाई, कितना हो जाएगा, तो बेरिंग प्लेट का शेप क्या होता है, तो कितना होता है, अभी जो सीएमआर आप पढ़ोगे, मैं सर्कुलर में आप पढ़ोगे, सीएमआर में तो नहीं दिया हुआ इसका जिक्र क्या है, सर्कुलर जब आप उठा के देखोगे तो आपको लिखा हुआ बेरिंग प्लेट का मोटाई कितना होना चाहिए, 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर मोटा होना चाहिए, 8 मिलीमीटर। और शेप कैसा होगा, शेप होगा डोम शेप का, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, DOME। किस तरह शेप होगा डियर स्टूडेंट्स, डोम शेप का होगा, डोम शेप। डोम शेप मतलब क्या होता है, कटोरी नुमा। इसका शेप कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, इस तरह होना चाहिए। क्यों, ताकि जब यहाँ पे रूफ बोल्ट में आप नट लगा इसको टाइप करो और जब इसमें लोड आए तो क्या हो कि ये फ्लैट हो जाए। डोम शेप मतलब जैसे आप प्लेट घर में देखते हो ना, आप बोलोगे सर डोम शेप क्या होता है, हमको प्रैक्टिकली समझा दीजिए। तो आपके घर में जो प्लेट है ना, प्लेट, वो प्लेट क्या एक तरह का डोम शेप है, यानी बीच में गहरा किया हुआ। जो कटोरी का आप इस्तेमाल करते हो, जिस कटोरी में आप बचपन में दूध पीते थे, उस कटोरी का जो शेप होता है उसको डोम शेप बोलते हैं, उस कटोरी का शेप का होता है। जब उसमें लोड आएगा तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, पूरी तरह फैल जाएगा। इससे पता चला क्या कि वहां पे सैगिंग हुआ है, सैगिंग का इफेक्ट आ रहा है, हमको वहां से इमीडिएट हट जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। जो रूफ का जो सैगिंग होता है, सैगिंग मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का रोटरी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो हमको रूफ का सैगिंग को बताता है। इवन मैंने उस पर एक वीडियो बना के भी अपलोड किया है यूट्यूब पे कि कैसे आपको काम करता है, क्या होता है नहीं होता है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। स्पेशली पिछले सप्ताह ही हमने अपलोड किया है। आप मुझे बता सकते हो मैं किस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, मैं किस डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका एक पॉइंट को रूफ में ना कुछ हाइट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंकर करते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या होता है, उसके उस इंस्ट्रूमेंट के एंड तक होता है, ठीक है, उसमें मार्क होता है जो हमको दिखाता है कि कितना सैगिंग हो रहा है, सैगिंग को मेजरमेंट करता है, उसको कन्वर्जेंस को मेजरमेंट करता है। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसको कहता है टिल टिल। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने परफेक्ट जवाब दिया है, एकदम परफेक्ट आंसर आप लोग का आ चुका है। क्या होगा इसका जवाब, टिल टिल। टिल टिल कहता है, टिल टिल होता है। और ये जो टिल टिल का मैं बात कर रहा हूँ, जो टिल टिल का मैंने फोटो भेजा आपके वीडियोज में आप देखोगे, तो रोटरी टाइप टिल टिल को मैंने एक्सप्लेन किया है विथ
प्रैक्टिकल एक तरह से डेमोस्ट्रेशन है उसका कि कैसे उसको इस्तेमाल करना, कैसे लगाना होगा होल में, सारा कुछ मैंने उसमें समझाया। आप देखिए उसमें बहुत फायदा मिलेगा। अब ये जो टेलटेल है उस टेलटेल में एक खास बात है कि कितना मिलीमीटर तक सेफ जोन रखा गया है। कौन मुझे बताएगा कितना मिलीमीटर तक सेफ जोन रखा गया है, किस कलर का होता है, वो कितना मिलीमीटर होता है, किस कलर का होता है सेफ जोन, किस कलर का होता है, जल्दी से मुझे रिप्लाई देके बताओ। 5 मीटर, चलो किस कलर का होता है, और वेरी गुड, कुछ बच्चों का जवाब आया, वेरी गुड। लिपिक दुबे, गंगाधर, स्मृति, इंद्रजीत, वेरी गुड, सभी का बहुत बहुत। क्या होगा, इसको हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेलटेल के बारे में बात कर रहे हैं, रोटरी टाइप टेलटेल। और इसका ग्रीन कलर का होता है, 0 से 5 मिलीमीटर का जो सैगिंग होता है, ये दिखाता है क्या कि ये नॉर्मल है, आप कंडीशंस में काम कर सकते हो, सेफ जोन में आपको। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वार्निंग जोन होता है, उसके बाद क्या होता है, डेंजर जोन होता है। वार्निंग जोन कितना होता है, 5 से 10 होता है, और 10 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग का डेंजर जोन में चला जाता है। अप टू 25 mm तक इसका ये किया गया, रोटरी टेलटेल में 25 mm तक ग्रेजुअली डिवाइड किया गया है। मैं इंस्ट्रूमेंट का फोटो से लेकर मैं वीडियो तक बना चुका हूँ, आप उसमें देखो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात आप नोटिस करोगे, यूट्यूब में ना मैंने कोशिश किया है कि एड ना लगाऊं, है ना, आप लोगों का सहयोग है कि क्लास में आप जुड़ते हो, क्लास को करते हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यूट्यूब में एड डाला ही नहीं हूँ, है ना। तो आप लोग कोशिश करो कि यूट्यूब में बढ़िया से क्लास करें और जुड़ के रहें ताकि एड ना आए। मुझे उन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, भगवान जितना देता है बहुत देता है। चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम लोगों का जो रूफ बोल्टिंग होता है, रूफ बोल्टिंग अगर सीमेंट कैप्सूल से जाम किया जाए तो आधे घंटे में कितना टन का लोड ले सकता है, फटाफट। रूफ बोल्टिंग आधे घंटे में कितना टन का लोड लेता है, रूफ बोल्टिंग जो होता है आधे घंटे में। अभी तक वीडियो जो लाइक शेयर नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दो। चलो कितना टन का लोड लेता है रूफ बोल्टिंग, आधे घंटे में कितना टन का लोड लेता है रूफ बोल्टिंग, वेरी गुड। कितना टन का लोड लेता है, 3 टन। कितना टन का लोड लेता है, आधे घंटे में 3 टन का लोड लेता है, 30 मिनट 3 टन का लोड लेता है। 2 घंटा में कितना टन का लोड लेता है वो 2 घंटा में रूफ बोल्ट कितना टन का लोड लेता है, कितना टन का लोड लेता है 2 घंटा में। देखो बाबू, अगर आपके पास समय नहीं होना लाइव क्लास करने का इस तरह से, तो आप मैं लिख के देता हूँ कि आप माइनिंग के लिए नहीं हो, मतलब माइनिंग आपको मजा ही नहीं आ रहा। अगर आप खुद को अगर बदलना चाहते हो तो जो मौका अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको आप क्लास के माध्यम से सीखने का प्रयास करो, जहां पर भी मौका मिलता है उसको जानो। तो 2 घंटे में कितना टन का लोड लेता है, 2 घंटे में 5 टन का लोड लेता है। इसके बाद हम लोग रूफ बोल्ट को 5 घंटे में टेस्ट करते हैं, वो कितना टन का लोड लेता है, 24 घंटे में टेस्ट करते हैं, 24 घंटा में कितना लेता है, जितना उसका कैपेसिटी है। नॉर्मली 8 से 12 टन का होता है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग रूफ बोल्ट का, इस टेस्ट को क्या कहते हैं, रूफ बोल्ट के इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट रिप्लाई देके मुझे बताइए। रूफ बोल्ट के इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके मुझे बताइए। रूफ बोल्ट के इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रूफ बोल्ट का ये जो टेस्ट आप कर रहे हो ना, इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रूफ बोल्ट के इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, रूफ बोल्ट के इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जो रूफ बोल्टिंग का जो आप टेस्ट कर रहे हो इस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, वेरी गुड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंकरेज टेस्टिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूफ बोल्टिंग का एंकरेज टेस्टिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंकरेज टेस्टिंग। क्या कहते हैं हम लोग, एंकरेज टेस्टिंग। यह बाबू जो टेस्ट आप देख रहे हो एंकरेज टेस्टिंग, टोटल रूफ बोल्ट का कितना % करना होता है, तो कुल रूफ बोल्ट का कितना % एंकरेज टेस्टिंग हम लोग करते हैं, वेरी गुड। कुल रूफ बोल्ट का कितना % एंकरेज टेस्टिंग करते हैं, कुल रूफ बोल्ट का कितना % एंकरेज टेस्टिंग करते हैं हम लोग, तो कुल रूफ बोल्ट का हम लोग एंकरेज टेस्टिंग जो करते हैं कितना करते हैं हम लोग करते हैं, कुल रूफ बोल्ट का कितना % एंकरेज टेस्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। कुल रूफ बोल्ट का कितना % एंकरेज टेस्टिंग करते हैं, तो कुल रूफ बोल्ट का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुल रूफ बोल्ट का हम लोग कितना % एंकरेज टेस्टिंग करते हैं, तो हम लोग 10% करते हैं, जिसमें 9% जो होता है वो उसका डिजाइन के ऊपर होता है, और 1% जो होता है उसका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर 9% टेस्ट होता है, टोटल 10% होता है, जिसमें डिजाइन कैपेसिटी के ऊपर 9% का टेस्ट होता है और 1% डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना होता है, ये होता है, ठीक है। याद रहेगा, जो हम लोग प्रॉप इस्तेमाल करते हैं, प्रॉप में लोड आ रहा है कि नहीं उसको जानने के लिए, ठीक है, प्रॉप के ऊपर लोड आ रहा है कि नहीं इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ चेंजेस किया, उसके ऊपर कुछ लगाया जाता है। क्या सेट करते हैं, क्या लगाते हैं, प्रॉप के ऊपर लोड को दर्शाने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं, जल्दी से अपना नाम लिख के बताओ।
क्या टेस्ट करते हैं जल्दी से, वेरी गुड। उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लीड। क्या कहते हैं हम लोग, लीड कहते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको हम लोग, लीड कहते हैं, LID, लीड कहते हैं हम लोग, लीड कहेंगे उसको, ठीक है। क्या हो रहा है, चलो लीड कहते हैं। नेक्स्ट, लीड का मोटाई कितना होना चाहिए, जो हम लोग लीड इस्तेमाल करेंगे उसकी मोटाई कितनी होना चाहिए, कोई मुझे बता सकता है लीड की मोटाई कितनी होनी चाहिए। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, स्क्रीन में क्या आ रहा है मेरा, आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा है क्या स्क्रीन में। चलो लीड की मोटाई कितना होगा, नहीं ना आप लोग का नहीं हो रहा ना, मेरे वाला में पता नहीं कहां से कुछ दिख रहा है। कितना होगा लीड का मोटाई, लेंथ कितना होता है, लीड का साइज, लीड का प्रॉपर साइज क्या होगा आपको मैसेज करके बताना है। लीड का साइज क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपको मैसेज करके बताना है। चलो लीड का साइज कितना होगा आपको मैसेज करके बताना है। सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यार। चलो लीड का साइज कितना होगा, 50 सेंटीमीटर मोटा होता है। चलो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पता नहीं मेरा वाला मोबाइल में कुछ 100 दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब आपको बताना डियर स्टूडेंट्स, क्या हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे किस चीज का, चलो हो गया। हम लोग जो नीचे लगाते हैं, अगर मान लो नीचे क्या है, जहां पे प्रॉप सेट कर रहा है उसके नीचे बेस का जो है ना जगह जो है, जो ये है क्या बोलेंगे, जो नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत हो रहा। चलो बेस में अगर मान लो कि सॉफ्ट रॉक हो तो हम लोग सॉफ्ट रॉक हो बेस में, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर बेस में अगर सॉफ्ट रॉक हो तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। बेस प्लेट का साइज क्या होगा, साइज ऑफ द बेस प्लेट। मेरे स्क्रीन पे ना कुछ शो हो रहा, पता नहीं क्या शो हो रहा, मैं बार बार इसको हटाने का प्रयास करो, हट नहीं रहा है, क्या पता क्या है ये। अरे यार नहीं हट रहा। चलो 5, 25, 75 बेस प्लेट का साइज कितना होता है, मैं नहीं हटा पा रहा हूं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा आप लोग क्या क्या मैसेज कर रहे हो। क्या होता है, 5 सेंटीमीटर मोटा होता है, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है, 75 सेंटीमीटर ये होता है। कुछ स्क्रीन पे ना प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, मैं देख नहीं पा रहा आप लोग का मैसेज वगैरह क्या आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है बार बार, बहुत अजीब दिख रहा है। चलो ठीक है, खैर आप लोग देख पा रहे हो, आपको अच्छा हो रहा है, रिप्लाई मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ और कुछ मुझे शो नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। हम लोग जो सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग में, ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग जो किया जाता है, सॉलिड ब्लास्टिंग में वाटर स्प्रेइंग जो किया जाता है, कितना मीटर रेडियस में वाटर स्प्रे होगा।
सॉलिड ब्लास्टिंग जो होगा वाटर स्प्रे जो किया जाता है, कितना मीटर रेडियस में वाटर स्प्रे करना होता है? जल्दी से आप रिप्लाई देके बताओ। सॉलिड ब्लास्टिंग में जो वाटर स्प्रे होता है ना, उसका रेडियस कितना मीटर रेडियस में वाटर स्प्रे करना होता है? काहे नहीं हट रहा यार? सॉलिड ब्लास्टिंग में जो वाटर स्प्रे होता है उसका रेडियस कितना होगा? 90 मीटर रेडियस में होता है। ये हट नहीं रहा यार, बहुत दिक्कत हो रहा है, अजीब शो हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, वो क्या, हम लोग बात करते हैं कुछ एमसीक्यू को थोड़ा स्पीड में लेते हैं, ठीक है। दो बेंच में अगर चार्ज करना हो, दो बेंच में अगर होल को चार्ज करना हो, तो दोनों बेंच में चार्ज करने के लिए होल का बीच का डिस्टेंस कितना मेंटेन करना होगा? अगर दो होल को साइमल्टेनियसली चार्ज करना होता, होल का दूरी कितना तय करता है? चलो, WI जो अपना रिपोर्ट लिखता है, वेरी गुड, 90 मीटर। WI जो रिपोर्ट लिखता है अपना, कौन सा फॉर्म में, किस फॉर्म में इस्तेमाल करता है अपना रिपोर्ट लिखने के लिए? वर्कमैन इंस्पेक्टर WI जो अपना रिपोर्ट लिखता है किस फॉर्म में इस्तेमाल करता है? वेरी गुड, फॉर्म नंबर क्या होगा? फॉर्म कौन सा इस्तेमाल करता है? फॉर्म यू का इस्तेमाल करता है। रिपोर्टेबल इंजरी किस फॉर्म में भेजेंगे? रिपोर्टेबल इंजरी का रिपोर्ट जो होता है कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है? रिपोर्टेबल इंजरी का जो रिपोर्ट होता है किस फॉर्म में भेजते हैं? रिपोर्टेबल इंजरी का जो रिपोर्ट होता है कौन सा फॉर्म में भेजते हैं? वेरी गुड, रिपोर्टेबल इंजरी फॉर्म क्या होगा? रिपोर्टेबल इंजरी का फॉर्म जे होगा। कौन सा फॉर्म होगा? जे। कब भेजते हैं रिपोर्टेबल इंजरी? रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजा जाता है? WI अपना फॉर्म यू का इस्तेमाल करता है। रिपोर्टेबल इंजरी फॉर्म जे कब भेजेंगे? रिपोर्टेबल इंजरी कब इसका रिपोर्ट भेजा होता है? रिपोर्टेबल इंजरी का कब रिपोर्ट भेजते हैं? कब भेजते हैं इसका रिपोर्ट? कब भेजा था इसका रिपोर्ट? अरे क्वार्टरली भेजा जाता है, क्वार्टरली, माइनर इंजरी नहीं है। इसका रिपोर्ट हम लोग क्वार्टरली भेजते हैं। क्वार्टरली मतलब एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ जून, एंड ऑफ सितंबर एंड एंड ऑफ दिसंबर, है ना। क्वार्टरली हर 3 महीने पे इसको रिपोर्ट को भेजा जाता है, 3 महीने भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट 24 घंटे के अंदर देना, किस फॉर्म में देंगे? एक्सीडेंट का नोटिस 24 घंटे के अंदर देना होता है, किस फॉर्म में देंगे? क्वार्टरली बोलना बाबू, 3 महीना मत बोलोगे। 3 महीना क्वार्टरली में अंतर होता है। 3 महीना मतलब अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून भी हो सकता है, लेकिन माफ करना, मई से अगर स्टार्ट करें तो मई जून जुलाई हो सकता है, लेकिन नहीं, क्वार्टरली भेजना है, हर 3 महीने के अंत तक भेज देना है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट अगर हमको 24 आवर के अंदर नोटिस देना है तो किस फॉर्म में देंगे? 4A में देंगे। किस फॉर्म में देंगे? 4A। कोल डस्ट के कारण होने वाला रोग को क्या कहेंगे? कोल डस्ट की वजह से जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, उस रोग को क्या कहते हैं? फटाफट नाम लिख के बता दो। कोल डस्ट के कारण जो बीमारी, जो रोग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोकोनोसिस। क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग न्यूमोकोनोसिस कहते हैं, न्यूमोकोनोसिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास भी कोई आपका साथी, कोई फ्रेंड, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरा क्लास करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्लास नहीं कर रहे। आपका कोई साथी और कोई फ्रेंड अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो अभी ज्वाइन करना सबसे शानदार चीज़ है। 799 रुपीज़ में ना आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र, जिसमें से 99 रुपीज़ आपका इनरोलमेंट फ़ी है और 700 आपका मंथली फ़ी है। ₹700 क्या आपका मंथली फ़ी है, हर मंथ का फ़ी है। और हम लोग माइंस रूल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। बैच पुराना रहेगा, ऑनलाइन क्लास माध्यम से क्लासेस चलेगी, है ना। तो मात्र इतना फी में आप 799 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो ऑफर था ये 8 अक्टूबर तक था। ये जो एक ऑफर मिल रहा है आपको 8 अक्टूबर तक मिल रहा था, लेकिन इसको बढ़ा के हम लोग 10 अक्टूबर तक कर दिए हैं। यानी कल तक आपके पास मौका है, आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। और कल 10 तारीख से हम लोग 10 अक्टूबर से हम लोग क्या कर रहे हैं? माइंस रूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है आप लोग के पास। अगर कोई बच्चा क्लास ज्वाइन करना चाहे तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जो वेंटिलेशन में एयर क्वांटिटी मेजरमेंट करना है, नॉर्मली हम लोग डिग्री 1 माइंस में कितना इंटरवल पे करेंगे? नॉर्मली डिग्री 1 माइंस पे हम लोग कितना अंतराल पे किया जाता है? किस अंतराल पे करेंगे? किस इंटरवल पे किया जाएगा? वेरी गुड, किस अंतराल पे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? नॉर्मली जो वेंटिलेशन जो होगा, वेंटिलेशन जो एयर मेजरमेंट होता है, कितने अंतराल पे किया जाएगा? और सबसे अगर आपको कोई और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना।
750075 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हो। बाकी चीज़ें क्या है, मंथली फी 700 है, ज्वाइनिंग फी 799 रुपीज़ लग रहा, फर्स्ट 99 रुपीज़ इसमें इनरोलमेंट फी है, जो कि एक्चुअल प्राइस है इनरोलमेंट का जो प्राइस है वो है 299 है ना, 299 है, जो कि अभी सिर्फ 99 में मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है, ड्यू टू पूजा, दुर्गा पूजा है, इस पूजा ऑफर में आपको ऐसा मिल रहा है ना, पूजा था इसलिए इस ऑफर में मिल रहा है। इसको हमने जो कि 8 अक्टूबर था, इसको बढ़ा के हम लोग 10 अक्टूबर कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब अगर मान लो कि हमको स्कैम किस रेगुलेशन में स्कैम के बारे में बोला गया है, कौन सा रेगुलेशन है जो स्कैम के बारे में डिस्कशन स्कैम के बारे में बोलता है, कौन सा रेगुलेशन है बाबू? 30 डेज होगा उसका आंसर, वेरी गुड। क्या जवाब होगा? हम लोग वेंटिलेशन में जो एयर मेजरमेंट करते हैं क्या होता है, 30 डेज में हम लोग करते हैं। स्कैम किस रेगुलेशन में है? स्कैम SMP नहीं बोला हूँ जो 104 जवाब दे रहे रोहित, क्या हो गया? स्कैम 123। स्कैम का पूरा नाम क्या है? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। देखो अंतर क्या होता है, पहले था SSR सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल, अब क्या है स्कैम? पहले था सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल यानी सपोर्ट कर दो, अब क्या स्कैम है, मतलब आप सपोर्ट तो करो साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान यानी स्टाटा को कंट्रोल करो साथ ही साथ आपको मॉनिटरिंग करो। मॉनिटरिंग करने के लिए जो टेल होता है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर होता है, लोड सेल होता है, इन सारे डिवाइस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, स्टाटा को मॉनिटरिंग करते हैं। ये सारा चीज़ के बारे में क्लासेस में बताया गया, जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे क्लास करते हैं उनको इस सब चीज़ के बारे में आइडिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। सॉलिड ब्लास्टिंग जब हम लोग करते हैं तो सॉलिड ब्लास्टिंग अगर मान लो मेरा डिग्री 3 माइंस में हो तो पर होल चार्ज मैक्सिमम कितना ग्राम इस्तेमाल किया जाएगा? सॉलिड ब्लास्टिंग का डिग्री 3 माइंस में करना हो तो पर होल चार्ज मैक्सिमम कितना ग्राम, ठीक है, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे। फटाफट रिप्लाई देके बताओ, पर होल चार्ज कितना ग्राम इस्तेमाल किया जाएगा? 565 ग्राम, मैक्सिमम कितना होगा? 565 ग्राम। जो हम लोग P3 एक्सप्लोसिव होता है, P3 एक्सप्लोसिव का एक नाम है, P3 एक्सप्लोसिव को एक अलग नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से P3 एक्सप्लोसिव को जाना जाता है? P3 एक्सप्लोसिव का एक अलग नाम है, कोई मुझे बता सकता है P3 एक्सप्लोसिव का क्या नाम से जाना जाता है? P3 एक्सप्लोसिव का एक नाम है, किस नाम से हम लोग जानते हैं P3 एक्सप्लोसिव को, कोई मुझे बता सकता है? चलो P3 एक्सप्लोसिव का क्या एक नाम है? P3 एक्सप्लोसिव को हम लोग किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो P3 एक्सप्लोसिव को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका क्या कहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव बोलते हैं। जो P3 एक्सप्लोसिव P2 से बना है ना, P2 के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है। आपको बताना जो लेयर चढ़ाया जाता है, लेयर किस चीज का बना होता है? P3 एक्सप्लोसिव क्या है? P2 एक्सप्लोसिव का एडवांस वर्जन है, जो कि एक एक्सप्लोसिव के ऊपर लेयर चढ़ा के बनाया जाता है। वो जो लेयर चढ़ाया जाता है, किस चीज का लेयर चढ़ाया जाता है? कोई मुझे बता सकता है किस चीज का लेयर होता है? ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है, किस चीज का लेयर होता है? इसका थिकनेस भी आपको बताना साथ ही साथ। इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का लेयर होता है। इसका थिकनेस कितना होता है? 3 मिलीमीटर मोटा लेयर होता है। कितना होता है वो? 3 मिलीमीटर मोटा। जो एक्सप्लोसिव, जो होल का डाया, ठीक है, होल का डाया और एक्सप्लोसिव का कार्टिज का बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए? होल का डाया और एक्सप्लोसिव का कार्टिज का बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए? फटाफट रिप्लाई देके बताओ। होल का डाया और एक्सप्लोसिव कार्टिज के बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए? जल्दी से आप रिप्लाई देके बताओ। होल का डाया और एक्सप्लोसिव कार्टिज के बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए? जल्दी से आप हमको रिप्लाई देके बताओ, ठीक है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। होल का डाया और एक्सप्लोसिव कार्टिज के बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए? वेरी गुड। कितना होगा? 0.3 सेंटीमीटर। बाबू ये जो सवाल है ना, ये आपका माइंस इंस्पेक्टर एक एग्जाम हुआ था रांची में, शायद 2017 या 16 के आसपास हुआ था, उस समय ये सवाल आया था, वहां पे सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इल्यूमिनेशन सर्वे होता है, लाइटनिंग सर्वे होता है, कितना अंतराल पे करना होता है? लाइटनिंग सर्वे को कितने अंतराल पे किया जाएगा? 0.3 सेंटीमीटर होगा या, ठीक है, 3 मिलीमीटर होगा इसका। चलो लाइटनिंग सर्वे हम लोग कितना अंतराल पे करते हैं? लाइटनिंग जो सर्वे होता है, कितना अंतराल पे लाइटनिंग सर्वे करने के बारे में जिक्र किया गया है? लाइटनिंग सर्वे कितना अंतराल पे करना है? क्या होगा? 30 डेज। 30 डेज में 30 दिन में एक बार करके लाइटनिंग सर्वे करेंगे।
पिट सेफ्टी कमेटी पीएससी का गठन, पीएससी मीटिंग कितने अंतराल पर होगा? पीएससी पिट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कितने अंतराल पे होता है? वेरी गुड, इसका क्या होगा? 30 डेज, वंस इन 30 डेज हो जाएगा इसका भी। 30 दिन में एक बार करके पीएससी का मीटिंग होना चाहिए, पीएससी का मीटिंग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आपको बताना है कि जो हमारा चलो ये हो गया ये सारे। हाँ, अगर मान लो हमको बताना है कि किसी को अगर डीजीएमएस का कोई एग्जाम में अपेयर होना है, ठीक है, उसका उम्र कितना होना चाहिए? डीजीएमएस में किसी को अगर एग्जाम के लिए अपेयर होना है, उसका मिनिमम एज आयु कितनी होनी चाहिए? डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए किसी व्यक्ति का आयु कितना होना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है कितना होता है? डीजीएमएस का एग्जाम देने के लिए उम्र कितनी होना चाहिए? वेरी गुड, ठीक है, कितना होगा उम्र, कितना होगा? वेरी गुड। मैनेजर, इसका आंसर मैं बताता हूं, पहले एक सवाल दे देता हूं, आप लोग रिप्लाई दीजिए फटाफट। मैनेजर बनने के लिए, मैनेजर, आप लोग का मैं रिप्लाई दे रहा हूं, देख रहा हूं बहुत परफेक्ट आंसर दे रहा हूं, 20 साल, 20 साल इज द करेक्ट आंसर। मैनेजर बनने के लिए किसी व्यक्ति का आयु कितना होना चाहिए? मैनेजर बनने के लिए किसी व्यक्ति का आयु कितना? आप अगर देखना चाहते हैं अपना रिप्लाई तो मैं आपको दिखा सकता हूं, आप लोग क्या रिप्लाई कर रहे हो, है ना, कितने बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। टोटल अभी तक 90 बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। अपना रिप्लाई देखना चाहते हो तो मैं आपको आपका रिप्लाई दिखलाता हूँ, जो आप रिप्लाई कर रहे हो। मैं आपको रिप्लाई दिखलाता हूँ। चलो, मैनेजर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड, कितना होगा? 23 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है। जो सीएमआर में बोला गया है, ठीक है, सीएमआर में जो बोला गया है एडल्ट पर्सन को उम्र कितना होता है? एडल्ट पर्सन जो बोलेंगे कितना उम्र होना चाहिए? किसी को अगर 18 साल, ये तो सबको कॉमन पता है। ट्रेनिंग, अगर किसी को ट्रेनिंग देना है, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए किसी व्यक्ति का? माइंस में ट्रेनिंग देने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? वेरी गुड, कितना होना चाहिए? ट्रेनिंग देने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? वो आप अपना रिप्लाई देख रहे हो, जो बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा अगर इधर आऊंगा तो आपको रिप्लाई बेहतर तरीके से दिखेगा आपका नाम के साथ। तो कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 16 साल कम से कम उसका उम्र होना चाहिए, तो हम लोग उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अंडरग्राउंड में, ठीक है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं को काम करने के लिए कब से कब तक परमिशन है? माइंस में वुमेन्स को अंडरग्राउंड में काम करवाने के लिए कब से कब तक परमिशन दिया गया है? कब से कब तक दिया गया है? कब से कब तक वो काम कर सकती है? जल्दी से रिप्लाई देके बताइए। पहला वाला जवाब हो गया 16, आंसर मिल चुका है मुझे। इसका जवाब क्या होगा? चलो, इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से मुझे रिप्लाई देके बता दीजिए। चलो, क्या होगा इसका जवाब? वेरी गुड, कितना होगा? 6 AM से 7 PM, यानी सुबह 7 से रात्रि के सुबह 6 बजे से, क्या होगा इसका जवाब? वेरी गुड, सुबह 6 AM से रात में 7 PM तक काम करवाया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि वो 3 ग्रुप में होगी, हमेशा वो 3 लोगों के ग्रुप में होगी। पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, उनसे केवल टेक्निकल सुपरविजन, ठीक है, और एक और था एग्जीक्यूटिव, ये काम ही करवाया जा सकता है, ठीक है। उनमें किसी तरह से कोई फिजिकल वर्क नहीं लिया जाएगा। और कम से कम वो 3 महिला का ग्रुप में रहेगी, 3 लोगों का क्रू में रहेगी। 3 महिलाओं को एक साथ देना पड़ेगा विथ हर रिटन परमिशन। उनका रिटन परमिशन लेने के बाद ही उनको अंडरग्राउंड में इस तरह से काम के लिए नियुक्ति दिया जा सकता है, और टेक्निकल वर्क ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। अब आपको बताना डियर स्टूडेंट्स कि जो हम लोगों का जो डे स्टार्ट होता है वो कितना बजे से स्टार्ट होता है? दिन का आरंभ जो माना जाता है कितना बजे से स्टार्ट माना जाता है? दिन का आरंभ कोई मुझे बता सकता है? दिन का आरंभ जो माना जाता है कितना समय से दिन का आरंभ माना जाता है? चलो, दिन का आरंभ कितने समय से? हम लोग रूल स्टार्ट करने वाले। रूल बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बाबू, आप सीख जाओगे रूल ना, एक बार में आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। और हर एग्जाम में 3-4 नंबर का सवाल तो रूल से रहता ही है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो। अभी हम लोग रूल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो रूल में चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर से आप देखोगे, सैनिटेशन से रिलेटेड देखो, रेस्ट फिल्टर से रिलेटेड देखो, चाहे आप वर्कमैन इंस्पेक्टर का बारे में ले लो, जितना भी प्रोविजन है ना सारा रूल से ही सारा सवाल है ये। तो अगर आपको रूल के बारे में अच्छा सा आइडिया हुआ तो फर्स्ट एड से लेकर आप हर एक चीज़ के बारे में आइडिया ले सकते हो, और हर एग्जाम में आपको 2-3 नंबर बढ़ेगा। और आपको पता है कि एग्जाम में सिलेक्शन के लिए अगर आप फेल हो रहे हो तो 1 नंबर आपका कम लाना ही काफ़ी है, ठीक है ना। चलो, क्या होगा इसका जवाब? कितना
क्या हो जाएगा, मिड नाइट, वेरी गुड, मिड नाइट, जवाब क्या होगा मिड नाइट। कौन बच्चा 5:30 बजे लिखा है रे, मिड नाइट, मिड नाइट 12 जो होता है ना, मिड नाइट का जो 12 बजता है ना, रात्रि का जो 12 बजता है ना, उस समय से जाकर क्या होता है 12 AM हम लोग बोलेंगे, 12 AM, यानी उस समय से मेरा क्या होता है, उस समय से मेरा स्टार्ट हो जाता है, दिन का आरंभ मेरा हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट जो इस दिन का आरंभ हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी जो होता है, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। अच्छा, कैंटीन पहले जो बनाएंगे कितना पर्सन होने पे कैंटीन बनाएंगे, एकदम परफेक्ट आंसर देना, 1 लाइन में, 1 लाइन में मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए, 1 लाइन में मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए बाबू, 1 लाइन में मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए, एकदम परफेक्ट आंसर 1 लाइन में मुझे दे दो। ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, उसको जरूर जाके क्या करो, अपना नोटबुक में जाके क्या करो, उसको नोट डाउन करो, क्योंकि बाबू जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आज नहीं तो कल आपको बहुत काम आने वाला है, इसको जरूर आप नोट डाउन करना। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, आप इसको बाद में एज अ टेस्ट भी ले सकते हो, कि जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा, आप आंसर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी वीडियो को देखते हुए आपका क्या होगा, नॉलेज इंप्रूव होगा इससे, ठीक है। आप इसको जरूर करना और लिख के रखना, आपका कोई ना कोई एग्जाम में जितना भी सवाल पूछा जा रहा है, आप देखोगे हर एग्जाम में 2-4 सवाल आपको एक वीडियो में आपको मिल ही जाएगा कॉमन। इस तरह से 5-10 वीडियो देख के रखोगे तो 10-20-25 नंबर तक ऐसे ही हर एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मोर देन 250% कैंटीन बनाने के लिए कितना आदमी चाहिए एम्प्लॉय, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग कितना चाहिए, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बोलते हैं हम लोग उसको, कितना होना चाहिए, अधिक, 250 से ज्यादा होना चाहिए। तो 250 से अधिक मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 250 से अधिक मतलब है सिंपल 251 आदमी तो काट नहीं सकते ना यार कि 251, यानी 250 से अधिक आदमी चाहिए, यानी 251 आदमी होना चाहिए, तो वहां उतना या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आप कैंटीन बना सकते हो, ये मिलेगा। अब एक सवाल आता है मेरे पास कि जो हम लोग कैंटीन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बोला गया क्या होता है, ये होता है आपका प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, जो पुराना कैलेंडर ईयर था, जो पिछले साल का कैलेंडर ईयर, जैसे मान लो अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो इससे पहले कैलेंडर ईयर क्या होगा, 2021 होगा। तो 2021 जब होगा तो 2021 का जनवरी स्टार्ट होगा, यानी 1 जनवरी 2021 से लेके टू कब तक, 31 दिसंबर, पूरा का पूरा कैलेंडर ईयर इसको बोला जाता है, 31 दिसंबर 2021। इस कैलेंडर ईयर में जितना मेन पावर था, टोटल मेन पावर का संख्या जितना आया था, तो जितना अटेंडेंस आप दिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डे, वर्किंग डे, जितना भी आपका काम हुआ है वर्किंग डे, जितना आपका वर्किंग डे चला उसको डिवाइड कर दो, जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉय बोला जाता है ना, कितना होना चाहिए, जो 251 आप लिखे हो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 251। तो टोटल मेन पावर देखो कब, प्रीसीडिंग पहले वाला साल का, अभी 2022 चल रहा मेरा, अभी मेरा क्या चल रहा 2022, तो 2022 नहीं लेंगे, इससे पहला साल क्या था 2021 था, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर का लेंगे। इस साल में देखेंगे पूरा साल में मेरा कितना व्यक्ति मेरा क्या है माइंस में प्रेजेंट था, टोटल मेन पावर, यानी टोटल मेन पावर बोलो या अटेंडेंस बोलो, तुम अटेंडेंस ले लो समझने के लिए, टोटल अटेंडेंस ले लो कि टोटल अटेंडेंस कितना दिया, पूरा साल भर में कितना आदमी का हाजिरी बनाए हो, सब हाजिरी को जोड़ लो पूरा साल भर, ठीक है, ईयर कौन सा, इस साल में पूरा हाजिरी को जोड़ लो, जोड़ दिए तुम, जोड़ने के बाद क्या करो, टोटल वर्किंग दिन, टोटल जो कितना दिन काम हुआ है माइंस में, तुम बोलोगे सर काम नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कभी कभी संडे छुट्टी रहता है, कभी जो हॉलीडे होता है, जो PhD होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ईद का जो दिन हो गया, इन सब, ठीक है, 1 मई हो गया, इन सारे दिनों ना स्पेशल छुट्टी दिया जाता है। तो वो जो छुट्टी होता है वो तो वर्किंग डे नहीं है, मेरा काम तो नहीं हो रहा, उसको बाद दे दीजिए आप, ठीक है, उसको बात कर दिए, जो बचा मेरा बाकी दिन जिसमें काम हुआ है, रेस्ट उस सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए जो वर्किंग दिन रहा है मेरा, उस दिन में उतना दिन से उसको डिवाइड करिए टोटल मैन पावर को। अगर यह संख्या आपका अगर 251 या इससे अधिक मिल जाता है तो आपको क्या करना होगा, आपको कैंटीन का गठन करना चाहिए, वर्कर के सुविधा के लिए कैंटीन का आपको बनाना पड़ेगा, बना देना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंटीन होगा, और जो कैंटीन होता है ना वो दो माइंस को भी सर्व कर सकती है एक कैंटीन। अच्छा, ये सवाल आपको यहाँ पे समझ में आ गया, मोटा मोटी यही था। इस चीज को अब बाकी डिटेल्स में हम लोग जो रूल पढ़ेंगे, हम लोग रूल जो अपना क्लास कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, कल ही 10 तारीख है, कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम लोग इस सब चीज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और आपको जानकार रह रहा होगा, मात्र महज 7 से 10 दिन में पूरा रूल हम लोग खत्म नहीं करेंगे, याद कर लेंगे, याद करें खत्म हो जाएगा। चलो, तो ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड आप लोग को समझ में आ गया किस तरह होता है, उसमें हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। कितना पर्सन होने पे हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो ठंडा करके प्रोवाइड करना है,
माइंस में कितना पर्सन होने पर हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर देंगे क्या करेंगे हम लोग, उसको ठंडा करके प्रोवाइड करना होगा, उसको ठंडा करके हम लोग देंगे, ठंडा करके कूलिंग सरफेस पे लगाएंगे, कूलिंग अरेंजमेंट होगा। वेरी गुड। कितना पर्सन होने पे हम लोग ठंडा करके पानी देने का व्यवस्था करना है। वेरी गुड। कितना होगा बाबू, तो 100%। ये सारा सवाल क्या है आपका, किससे है, माइंस रूल से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितना अंडरग्राउंड में कितना पर्सन होने पे ना माइंस के माउथ पे रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करना है। कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है, क्या होगा इसका, कितना पर्सन होने पे हम लोग क्या करना है, हमको रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड कर देना है। कितना पर्सन होने पे हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट शेल्टर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे सरफेस माउथ पे, तो क्या होगा इसका जवाब 25 हो जाएगा। 25। ऐसे तो 50 आदमी पे हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 25 हो जाएगा। तो हम लोग का जो है सारा का सारा चीज हम लोग स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो हम लोगों का ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइंस, ओपन कास्ट जो मैकेनाइज्ड माइंस होता है डियर स्टूडेंट्स, जो मैकेनाइज्ड माइंस होता है ओपन कास्ट में, कितना पर्सन होने पे हम लोग 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रखेंगे। कितना पर्सन पे 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रखा जाता है। आज का डिस्कशन जो है, ठीक है, लगभग 1 घंटा के आसपास ही मैं ले पाऊंगा, ठीक है ना। चलो कितना होगा आपका, कितना होता है आपका 100 आदमी पे। ये सीसीएल का आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए 100। सबसे लेटेस्ट फ्लेम सेफ्टी लैम्प कौन सा है, सबसे लेटेस्ट फ्लेम सेफ्टी लैम्प कौन सा है, कोई मुझे बता सकता है, सबसे लेटेस्ट फ्लेम सेफ्टी लैम्प कौन सा है। वेरी गुड। 100 आदमी पे 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर चाहिए, एकदम सही है। सबसे लेटेस्ट फ्लेम सेफ्टी लैम्प कौन सा है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प सबसे लेटेस्ट कौन सा है। वेरी गुड। GL7 जो मॉडल आता है वो सबसे लेटेस्ट फ्लेम सेफ्टी लैम्प है। एक सवाल मैं पूछूंगा, ठीक है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर, ठीक है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर, देखो एक होता है सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, एक होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर, दोनों में अंतर होता है बाबू, समझना। एक क्या होता है, एक होता है सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, एक होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, SCBA SCSR, दोनों में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। हम लोग ये सब चीज रेस्क्यू रूल जो पढ़ेंगे आज से कुछ दिन बाद, उसमें ये सब चीज के बारे में जिक्र होगा, ठीक है, रेस्क्यू रूल में इसका जिक्र होगा, रेस्क्यू रूल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, ठीक है, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर और सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स में क्या अंतर है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर के ऊपर एक मैंने वीडियो यूट्यूब में डाला है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। ये कौन सा मॉडल था, शायद CI30 मॉडल का था, रक्षा कवच था, रक्षा कवच का मैंने एक मॉडल वीडियो बना के डाला है। सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर सभी कामगार को पहन कर जाना है, जब वो काम करेंगे तो काम करने के दौरान अंडरग्राउंड माइंस में पहना होना चाहिए, उसको खोल के कभी उतार के रखेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। अगर माइंस में अगर किसी तरह का कोई विपत्ति आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ दिक्कत आ गया, माइंस में अगर किसी तरह कोई विपत्ति कोई प्रॉब्लम अगर कोई दिक्कत आ जाता है, तो उस केस में हम लोग सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहन के, जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होते हैं, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन RTP, वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो लोग पहन के जाएंगे माइंस में रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क के लिए। समझ में आया। जो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर होता है, जो CI30 का मॉडल है, वो जो CI30 और ऐसा जो रक्षा कवच वगैरह, इसका क्या यूज है, ये सब वर्कर यूज करेगा, नॉर्मल वर्कर यूज करता है इसका, ठीक है, वर्कर इस्तेमाल करता है। और जो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होता है उसको कौन इस्तेमाल करता है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका ड्यूरेशन टाइमिंग ज़्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है, जो 30 मिनट के लिए होता है। इसको पहन के आप कोई काम करोगे नहीं, बल्कि अपना जान को बचा के वहाँ से निकलोगे। लेकिन वही सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहन के इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2 से 4 घंटे तक का भी आता है। जो बायोपैक मॉडल है, BG4 है, BG174, इस तरह का मॉडल आती है इसमें। तो ये सारे चीज़ का जो ड्यूरेशन अलग अलग है, 2 से 4 घंटे तक का मिलता है, उसको पहन के काम किया जाता है। और कौन काम करता है, इसको रेस्क्यू ट्रेनिंग मिला है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है वो। रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए मिनिमम एज कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है। रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए मिनिमम एज वो कोई मुझे बता सकता है। अगर किसी के पास है जवाब तो मुझे रिप्लाई देके बताए कि रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए। एनीबॉडी, किसी के पास कोई जवाब है, रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए एज कितना होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रयाग क्या होगा, 21 से 30 साल। आपके पास अगर 21 साल के आप हो, वहां से लेके आप 30 साल की उम्र तक रेस्क्यू ट्रेनिंग ले सकते हो, कभी भी रेस्क्यू ट्रेनिंग लिया जा सकता है। और ये रेस्क्यू ट्रेनिंग क्या होता है, रेस्क्यू के बारे में क्या होता है, हम लोग 7 दिन का क्लास इनफ है हम लोग को
पूरा खत्म करने के लिए हम लोग खत्म कर देंगे। चलो, तो ये सारा का चीज़ रहा हम लोग का इस चीज़ के बारे में। ये अब मैं चाहूँगा आप लोगों का कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ दुविधा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछो। मुझे व्हाट्सअप मैं नंबर दे देता हूँ आपको, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे चाहो तो अपना सवाल को भेज सकते हो। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो, अपना सवाल को पूछ सकते हो। तो जब कभी मैं लाइव आऊँगा आपको मैं देख दूँगा। ठीक है, आप अपना सवाल पूछो, मैं सवाल को ले लेता हूँ। अपना सवाल को पूछो। आकाश, आप अपना सवाल पूछो, जो सवाल आपका है। आपका जो सवाल है डियर स्टूडेंट्स, अपना सवाल को रखो, जो भी आप सवाल। जैसे एक बच्चा मुझसे पूछा था कि सर मुझे बताइए क्या बताइए, उनका एक सवाल था कि सर पैनल और डिस्ट्रिक्ट में क्या अंतर होता है, पैनल और डिस्ट्रिक्ट किसका कहेंगे। देखो बाबू, अगर मेरा माइंस बहुत बड़ा है, एक सवाल हमेशा कंफ्यूज करेगा, आप जब भी जाओगे उसमें सवाल एक आता है हमेशा ना, पैनल और डिस्ट्रिक्ट में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, एक माइंस मेरा क्या है, बहुत बड़ा माइंस है, एक माइंस मेरा क्या है, बहुत बड़ा माइंस है। तो और उस माइंस को क्या किया हम लोग, 2-3 पार्ट में डिवाइड करके काम करना पड़ा, तो उसको हर एक जोन को डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। जैसे मान लो इतना बड़ा माइंस, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ए बी सी क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, छोटा छोटा पैनल डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पैनल को हम लोग डिजाइन करते हैं। छोटा छोटा पैनल को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से छोटा छोटा पैनल को डिजाइन किया जाता है। छोटा छोटा पैनल को हम लोग इस तरह डिजाइन करते हैं, ये होता है पैनल, इसको बोलते हैं पैनल बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनल कहते हैं। अब ये जो आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैनल कहेंगे। ध्यान सुनना, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो बना क्या बना, पैनल बना। अब सवाल ये आता है, समझ में आता है, मान लो एक माइंस मेरा बहुत छोटा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने का जगह ही नहीं है, उसमें सिर्फ पैनल ही बन रहा है। तो बहुत बार क्या होता है, उसी पैनल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिफाइन कर देते हैं कि पैनल बोलो या डिस्ट्रिक्ट बोलो, वो होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर माइंस बहुत बड़ा है तो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, और नहीं तो फिर पैनल को ही डिस्ट्रिक्ट बोल के हम लोग संबोधित करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट उसका कहलाता है। तो पैनल और डिस्ट्रिक्ट में मोटा मोटा यही डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये अंतर होता है। चलो, हाँ, एक ग्रुप ऑफ पैनल इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट, एकदम परफेक्ट है। बहुत सारा पैनल को मिला के जो हम लोग को बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। एक सवाल और एक बच्चे का आया था, मैं सवाल ले लेता हूँ पहले उन लोगों का। ठीक है, आप लोग को जो सवाल है उसको मैं ले लेता हूँ। चलो, एक सवाल आप लोग का और भी बच्चों लोग जो सवाल भेजा था वो सवाल के लेता हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ सर, जूनियर माइनिंग ऑफिसर का सिलेबस के हिसाब से एग्जाम किस लिए प्रिपरेशन होना। देखो, जो बच्चे उड़ीसा और जूनियर माइनिंग सरदार का एग्जाम दे रहे हो ना, उन सबसे मैं जो क्लास कर रहे हो, क्लास का स्टूडेंट एक्चुअली, तो इसका मैं कहना चाहता हूँ बाबू, प्रिपरेशन जो है उस प्रिपरेशन करो, उसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा। आप माइंस इंस्पेक्टर का दो, डीजीएमएस का एग्जाम दो, कोल इंडिया का तैयारी करो, एक ही चीज में आपको सारा कंप्लीट प्रिपरेशन है, आपको अलग से फिर कोई क्लास लेने का जरूरत पड़ेगा नहीं। साथ ही साथ इसमें एक फायदा ये भी है बाबू कि अगर मान लो इसे आप क्लास किए, सब कोर्स खत्म हो गया और कोई एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, और 4-6 महीने बाद आपको एग्जाम का मौका मिला है, उस समय आप कहां भटकोगे, तो आप फिर से मेरे पास क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपको नो इनरोलमेंट, कोई इनरोलमेंट फी देना नहीं पड़ेगा, कोई पुराना वीडियो रिकॉर्डिंग का क्लास का चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, जिस महीना आप पढ़ोगे उस महीने का केवल फी देके आप क्लास को कर पाओगे। क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उनके लिए सुविधा है कि जो बच्चे एक बार कोर्स को कंप्लीट करता है, उस कोर्स कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मात्र और महज जो उनका क्या बोलते हैं, केवल और केवल, वो केवल मंथली फी देके कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकता है, कभी भी क्लास को लीव कर सकता है, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। राइनो एक्सप्लोडर जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना शॉट मैक्सिमम ब्लास्ट किया जा सकता है? आकाश, आप बेकारण से इतना तरह का मैसेज कर रहे हो, आपको जो मैसेज है बाकी लोग देख लिए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का मैसेज ना करें। चलिए, राइनो एक्सप्लोडर से मैक्सिमम 25 शॉट ब्लास्ट होता है, बाकी लोगों का मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मनीष सर, थोड़ा बोर्ड एंड पिलर में, बोर्ड क्या होता है? देखो, बोर्ड एंड पिलर, बोर्ड का मतलब होता है गैलरी, पिलर का तो मतलब पिलर होता है, बोर्ड का मतलब क्या होता है, गैलरी हम लोग कहते हैं, बोर्ड का मतलब क्या होता है, गैलरी कहते हैं। आकाश, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिना कारण का मैसेज ना करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय का सवाल है,
ऑक्सिलरी फैन में 3 मीटर या 5 मीटर का डेटा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो बता दीजिए। देखो ऑक्सिलरी फैन का जो डक्ट पाइप होता है ना वो क्या होता है, फेस से 3 मीटर तक रहना चाहिए, फेस से 3 मीटर तक होना चाहिए, और जो उसका जो फैन को हम लोग लगाएंगे पिलर का कॉर्नर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, एक सवाल और मैं कुछ सवाल है बच्चों का वो मैं ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट इज नॉट एक्टिव सपोर्ट। इसमें कुछ नाम है, आपको बताना है कौन सा एक्टिव सपोर्ट नहीं है। हाइड्रोलिक प्रॉप, पावर सपोर्ट, टिम्बर सपोर्ट, फुल कॉलम ग्राउटेड रूफ बोल्ट। इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए एक्टिव सपोर्ट। एक्चुअली ना नोट नहीं होगा, विच इज ए एक्टिव सपोर्ट क्या है वो होना चाहिए। सवाल गलत दिया हुआ है, टाइप किया हुआ सवाल है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फुल कॉलम ग्राउटेड सीमेंट बोल्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव सपोर्ट होता है। बाकी जितना भी है चाहे वो पावर सपोर्ट हो, हाइड्रोलिक सपोर्ट होता है, टिम्बर सपोर्ट होता है, सबका सब पैसिव सपोर्ट होता है। रूफ बोल्ट या ऐसा कोई चीज जो रूफ के अंदर होल लगा के जाम किया है तो उसको हम लोग एक्टिव सपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। माइंस एक्ट 90 अप्लाई थे, माइंस एक्ट 90 अप्लाई फॉर द पर्सन ऑफ द 1 डे। 20% माइंस एक्ट जो अप्लाई होता है ना 20% या उससे ज्यादा हो तो वहां पे माइंस एक्ट अप्लाई होता है। ये सवाल एक बच्चा ने सेंड किया मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है सर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन टॉपिक बता दीजिए। देखो वो नॉन टेक्निकल के लिए ना जब कभी भी कहीं पे क्लास करो कोई मतलब नहीं, आप ध्यान से सुन लो, खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप ना सबसे पहले जितना भी करंट अफेयर्स होता है ना पहले उसको पढ़ना स्टार्टिंग करो। नॉन टेक्निकल के लिए जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप नॉन टेक्निकल के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अपना जो प्रिपरेशन है जितना भी अपडेटेड चीजें आई है ना उसको आप पढ़ो। खेल से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं एग्जामिनेशंस पे, आप देखोगे हर एग्जाम में खेल से रिलेटेड सवाल रहता है, आप उस पार्ट को अच्छे से कवर करो। मंत्री जो होते हैं जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर लेवल है उस चीज से आप क्लास उस चीज को आप अच्छे से देखो, जो जो रिसेंटली चेंज हुआ है। डीजीएमएस लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो उस चीज को आप देखो। जो सब्सिडरी में आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करो। इस चीज बेसिक चीजें हैं जिसको आप करके अपना नंबर को बढ़ा सकते हो, इस तरह से अपना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी हम लोग तो अपना जो भी चीजें होती है तो हम लोग क्लास में करवाएंगे ही, क्लास में तो होती है, बाकी चीज आपसे टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम लोग सब चीज करवा देते हैं। टिम्बर एकदम सर, टिम्बर मतलब वुडन प्रॉप को टिम्बर बोला जाता है। सर बकिंग फैक्टर क्या होता है, वैल्यू बहुत अच्छा सवाल है। बकिंग फैक्टर किसको बोलते, देखो जब हम लोग कोई मटेरियल को, जैसे मान लो कोई पत्थर है, ठीक है, पत्थर का मान लो एक ईटा लो, एक सिंपल में समझाता है, एक आपके घर में एक ईंट मिलेगा, ईंट आपको समझ में आता है, ईंट पत्थर कुछ भी होता है, वो जो ईंट पत्थर होता है आप उसको लो, उसको लेने के बाद आप क्या करो, इसको क्या करो, आप इसको ले लो, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ साइज होगा, इसका कुछ आयतन होगा, इसका इस आयतन को इसको तोड़ दो, तोड़ के क्या करो, इसको चूर कर दो, मतलब इसको क्या करो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब ये जो चूर होकर बन गया बाबू, इसका भी कुछ वॉल्यूम और आयतन होगा, तो ये जो ना आयतन का रेशियो को बकिंग फैक्टर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसी को बक में, मतलब ये जो बना और इसका रेशियो, मतलब पहले रखेंगे इसका, ये डिवाइडेड बाय जो था, जो बना तोड़ने के बाद उसका और जो पहले था उसका रेशियो को बोलते हैं हम लोग बकिंग फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं इन सीटू। तो एक बात बताओ, जो तोड़ने के बाद क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा? एक बात बताओ, जो तोड़ने के बाद क्या होगा, आयतन बढ़ेगा ना घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जब कभी आप तोड़ने के बाद, जब कभी आप, एक मिनट बाद बात करते, क्लास ले रहा हूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो जब कभी आप तोड़ने के बाद, अगर मान लो बाबू तोड़ने के बाद क्या करोगे, इसका वॉल्यूम को देखोगे तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका कम रहेगा, तो इसका वैल्यू हमेशा ज्यादा और इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, इसके तुलना में कम आएगा। तो जो रेशियो मिलेगा ना हमेशा मोर देन क्या होगा, 1 होगा। इसका जो वैल्यू होगा, बकिंग फैक्टर का जो वैल्यू होगा ना, बकिंग फैक्टर का बकिंग फैक्टर का जो वैल्यू होता है क्या होगा, हमेशा क्या आएगा वैल्यू, मोर देन हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 से हमेशा अधिक आएगा, ठीक है। तो ये होता है रीजन, इस तरह से हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ये हो गया, एक मिनट, बकिंग हो गया, सॉलिड, अच्छा सील्ड ऑफ एरिया, स्पेलिंग क्या लिखा है गधा राजेश, सील्ड का स्पेलिंग SILD होता है, SEALD होगा। सील्ड ऑफ एरिया में कितना गैस होना चाहिए? सील्ड ऑफ एरिया में गैस ना हो तो ज्यादा बेहतर है। सील्ड ऑफ एरिया में गैस होना ही नहीं चाहिए, नॉक्सियस और हार्मफुल गैस नहीं होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। अगर है भी तो मीथेन 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना होगा। ये सवाल एक्चुअली पूरा सवाल नहीं है, इनकम्प्लीट सवाल। सेक्शन बता दीजिए सर, कौन सा सेक्शन बताऊं? पुरुष सिंह, क्या सवाल आपका है? सर आइसोलेशन स्टॉपिंग एंड नॉर्मल स्टॉपिंग कब कब बनाया जाता है? देखो अगर कोई स्टॉपिंग हम लोग किसी पैनल को सील करने के लिए बनाएंगे तो उसको बोलता है आइसोलेशन स्टॉपिंग। अगर किसी पार्ट को अलग करने के लिए बनाते हैं तो बोलते हैं सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग।
हवा के लिए जो स्टॉपिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग। अगर डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंस में अगर पैनल को अलग करना है तो बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। और हवा को ले जाने के लिए अगर कहीं टेम्पररी रूप से स्टॉपिंग बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं टेम्पररी वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो हर एक चीज है, हर एक चीज को इस तरह से ये सारी चीजें होती है। अंडरग्राउंड माइंस में मैसनरीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एप्लीकेबिलिटी, ये कोई सवाल है तुम्हारा? कि मतलब मैं एप्लीकेबिलिटी मशीनरीज इस मैं क्या करूं इसको? यार एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछना है, पूरा सवाल चैप्टर थोड़ी ना उठा के दे देना है, पूरा सिलेबस तुम उठा के दे दिए। अब बोरा सर बता दीजिए, क्लास करोगे ना, क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे अंडरग्राउंड मैसनरीज के बारे में, तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल अपना है, सवाल पूछो जिसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। कोई मतलब है अंडरग्राउंड मैसनरीज में तो आपको पंप भी आएगा, एसडीएल भी आएगा, एलएसडी भी आएगा, बेल्ट कन्वेयर भी आता है आपका। लॉन्ग वॉल में देखोगे तो आपका शटल कार आता है, स्टेज लोडर आता है। आप माफ करना, लॉन्ग वॉल में देखोगे तो आपका DERD, SERD, AFC, स्टेज लोडर सारा ऑपरेटर्स होता है, पावर सपोर्ट होता है। रूप एंड पिलर में आपको इस तरह सारा मशीनरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि अंडरग्राउंड माइंस में सर बता दीजिए, मतलब ऐसा सवाल, मतलब मैं क्या बोलूँ सवाल, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा सवाल क्यों पूछा बेचारा ये। सर मैं क्लास वाला ही हूँ, मैं जानता हूँ आप क्लास सचिन तिवारी, वेरी गुड। जी सर हो गया। सर माइंस एक्ट 1952 दिए हैं, महिलाओं सरफेस नहीं, महिला और ओपन कास्ट का आप जानना चाह रहे हो कि सर कौन सा एक्ट में कौन सा सेक्शन। बाबू ये अपडेटेड सर्कुलर है, ये एक्ट में नहीं मिलेगा आपको, अपडेटेड सर्कुलर पढ़ो वहाँ मिलेगा। सर सफारी सपोर्ट किसे कहते हैं? सफारी सपोर्ट क्या होता है? यू क्लैंप होता है, उसमें 2 रोड लगा होता है। वो रोड को हम लोग क्या करते हैं, होल लगा के साइड में 50 सेंटीमीटर का, उस रोड के सहारे हम लोग क्या करते हैं, साइड में फिक्स करते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे भेजना, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें फोटो भेज दूंगा। मेरा माइंस में बहुत जगह लगा हुआ था, अभी यूज नहीं होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, यू क्लैंप लगा के उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक तरह का प्रॉप हो या क्रॉस बार सपोर्ट हो उसको रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सफारी सपोर्ट बोला जाता है। पहले इसका इस्तेमाल होता था, अभी बहुत कम माइंस में दिखता है। सर बकिंग फैक्टर बढ़ेगा, एकदम सही ये वाला हो गया। शील्ड ऑफ एरिया वाला तो मैं जवाब दे दिया हूँ। सर सफारी सपोर्ट हो गया वाला हो गया। अभी लिखा है सर डिस्ट्रिक्ट पैनल सेक्शन वाला, सेक्शन सर उसमें सेक्शन किसको कहें? सेक्शन कहेंगे जो डिस्ट्रिक्ट में आप डिवाइड कर रहे हो ना अलग अलग पार्ट, उसी को सेक्शन बोला जाता है। सर कैप लैंप का वैलिड कितना साल का? डिपेंड करता है कौन सा कैप लैंप है। अभी जैसे मान लो GL50 को हटा लिया गया है, GL60 का भी शायद हटा लिया गया है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर हो चुका उसको लास्ट आप इस्तेमाल करके फिर नया आपका इस्तेमाल करना, सब GL7 होगा। सर शॉर्ट में बता दीजिए। चंद्र, ये मजाक वाला बात है आपका सवाल कि सर माइंस मैसनरी के बारे में, उसका एप्लीकेबिलिटी, उसका यूज, उसका फीचर शॉर्ट में बताइए, क्या है ये? कोई MCQ थोड़ी ना यार। SDL का उसका फीचर्स जानोगे या फिर मान लो आप कंटिन्यूअस माइनर्स का जानोगे तो उसमें आधा घंटा का सिर्फ उसमें डिस्कशन लगेगा। सर माइंस में सेफ्टी लैंप कहाँ रखेंगे? देखो नॉर्मली माइंस में सेफ्टी लैंप माइनर स्टेशन के पास रखा जाता है, ज़्यादा सेफ होता है। पंपिंग स्टेशन के पास रख सकते हो आप, माइनर स्टेशन के पास रख सकते हो। फेस में अगर दिक्कत हो रहा है, कहीं पे कुछ अगर लग रहा है एहसास, तो आप फेस में जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं आप वहाँ पर भी लगा के रख सकते हो। क्या हो गया चैट? सर आइसोलेशन स्टॉपिंग का मोटाई कितना होता है? अगर ब्रिक का बनाओगे तो 1 मीटर का आइसोलेशन स्टॉपिंग मोटा होगा, अगर RCC बनाओगे तो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। सर मल्टी सिम वर्किंग में वेंटिलेशन प्रोसेस कैसा होता है? मल्टी सिम वर्किंग में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो हम लोग शाफ्ट के थ्रू ही करेंगे कि दोनों शाफ्ट से जाएगा, और रिटर्न करने के लिए कहीं कहीं पे हम लोग स्टेपल पिट बनाते हैं, वो ज़्यादा काम करता है। अच्छा सर लेगिंग वर्ड का मतलब होता है, लेगिंग वर्ड का मतलब होता है कितना छोड़ के आप काम कर रहे हो। जैसे मान लो रूफ बोल्टिंग का लेगिंग, तो फेस से आप कितना रूफ बोल्टिंग को छोड़े वो उसका लेगिंग कहलाएगा। कितना पार्टिंग है, कितना डिस्टेंस है, इसको आप लेगिंग मान सकते हो। डिस्टेंस बोल सकते हो, दूरी बोल सकते हो। लेगिंग का मतलब दूरी, आप बोलोगे हर जगह फिट बैठेगा। ये है लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट कितना दिन तक वैलिड होता है? ये मुझे आइडिया नहीं है, इसका आप DJMS और बाकी लोगों से आप पूछो, जो बच्चे दे रहे हो वो लोग आपको बता पाएंगे। या टेलीग्राम ग्रुप जो है ना हम लोगों का, उसमें आप पूछोगे ना, बच्चे लोग बहुत सारे एक्टिव बच्चे हैं, बहुत बच्चा लोग इस सब के मामले में ट्रेनिंग वगैरह करता है, आप सर्च कर लेना। टेलीग्राम को ग्रुप का नाम क्या है मैं लिख देता हूँ, है ना, आप लोग होगे भी, MINING माइनिंग ट्यूटोरियल। आप ये सब सवाल ना यहाँ पूछ सकते, ट्यूटोरियल 2.1 आप इसको सर्च करना, इस ग्रुप में ना आप जुड़ जाना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। CM जो कटिंग करता है सुभाष 0.6 मीटर, CM 0.6 मीटर डेप्थ तक 1 वेब में काटता है वो।
सर लॉन्ग वॉल में कंटिन्यूअस माइनर मशीन से काम कर सकते हैं क्या? देखो लॉन्ग वॉल में ना कंटिन्यूअस माइनर से काम नहीं होता वैसे, लेकिन अगर आप गेट रोडवे बना रहे हो तो रोड हेडर की जगह सीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नहीं होता है नॉर्मली। सर स्टेपल पिट क्या होता है? दो सीम को जोड़ने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, दो चाणक को जोड़ने के लिए, मतलब क्या बोलेंगे, मैं आपका कमेंट को मैं ना ग्रुप में, अच्छा ऊपर शो करना अच्छा नहीं है, जैसे मान लो दो इंक्लाइन है, दो इंक्लाइन को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए मान लो जो चाणक बनाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेपल पिट। लेकिन ये जो चाणक होगा इस सरफेस तक नहीं होगा, बस दो सीम को कनेक्ट करेगा, ठीक है, दो सीम को जोड़ने के लिए बनाते उसी को स्टेपल पिट कहते हैं। गैस लैम्प फ्लेम प्रूफ है या ना? गैस लैम्प मतलब फ्लेम सेफ्ट लैम्प फ्लेम प्रूफ है ना इंट्रिंसिकली सेफ? देखो बाबू, ना तो फ्लेम सेफ्ट लैम्प इंट्रिंसिकली सेफ है, ना ये तुम्हारा फ्लेम प्रूफ है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसको इंट्रिंसिकली सेफ और फ्लेम प्रूफ बनाया जाता है। वो बनाया जाता है, लेकिन एक तरह से नहीं, ये फ्लेम को प्रोटेक्ट करता है बाहर आने से। मतलब इसके अंदर अगर एक्सप्लोजन हो तो क्या करता है, फ्लेम को बाहर आने से रोकता है, तो ठीक है, ये रोकता है, फ्लेम को बाहर आने देता है। सर कंटिन्यूअस माइनर, अजित कुमार दास, सर इंक्लाइन का डेफिनेशन डिफाइन कर दीजिए। इंक्लाइन बोलते हैं हम लोग वैसा रास्ता जो सीम तक, ऐसा कैसे बोलेंगे यार इसको, मतलब एक ऐसा रास्ता जो एक ऐसा रोडवे, ठीक है, जो एक ऐसा कैसे बोलेंगे यार, रुको मैं बता देता हूँ इंक्लिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा। जैसे मान लो आपका सीम है, दिस इज योर सरफेस, सरफेस से लेके सीम तक गया हुआ एक ऐसा रास्ता, ठीक है, जो साफ्ट नहीं है, जो स्ट्रेट रोडवे है और जो इंक्लिनेशन में बनाया गया है, ठीक है, लेकिन वो सरफेस तक स्टैंड है, मतलब स्टैंड किया गया, उसको हम लोग इंक्लाइन कहेंगे। सर कंटिन्यूअस माइनर का स्टैंडर्ड है कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इतना करता है, पर डिपेंड करता है माइंस टू माइंस, ठीक है, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट कितना उसमें से ले सकते वो लोग। सर टो ना छूटे इसके लिए ड्रिलिंग करते हैं, तो टो छूट जाए तो कौन सा ड्रिलिंग करते हैं? देखो टो ना छूटे उसी के लिए 10% सब ग्रेड ड्रिलिंग करना होता है, ठीक है, और टो अगर छूट जाए तो फिर उसको हम लोग इससे ही करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसका जो ग्रेडर हो गया या फिर जो डोजर होता है ना, उसको हम लोग मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, फिर अलग से कोई ब्लास्टिंग नहीं होता है, मुझे जहाँ तक पता है। आप इसके बाद में मेरा आइडिया नहीं, आप देखना स्टेपल पिट इंक्लाइन और वर्टिकल दोनों हो सकता है। बिल्कुल, जो स्टेपल पिट होता है वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन, इवन सैफ्ट भी इंक्लाइन भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। सरफेस से फेस तक सीधा नुमा रास्ता है, हाँ ठीक है, वो एक सब बोल सकते हो। सर शेयर के जगह क्या लिखे हो यार, पुल का मतलब होता है फेस जितना एडवांस हुआ है। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा गंगाधर रजक, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, स्पेलिंग आप सुधार लो। थैंक यू सर, आप क्वेश्चन पूछे हो तो बता देते हैं। चलो ठीक है, चलो बाबू, थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास में इतना देरी तक जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, क्लास में जुड़े। अगर आप भी देखो हम लोग का जो कोर्स है, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही मतलब अभी जो मौका मिला एकदम बहुत ही कम रेट में, कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फी है, मतलब मात्र 99 रुपीज़ आपका इनरोलमेंट फ़ी लग रहा है और 700 मंथली फ़ी जो लगता है वो देना होगा। इतना कम फी में आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस में आप सारी चीज़ों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, बहुत बेस्ट ऑफर है। और 10 तारीख से हम लोग स्टैट्यूटरी बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से ऐसा कोई बच्चे होंगे जो ऑलरेडी मेरा पुराना स्टूडेंट होगा, जो मेरे पास कभी CMR रूल एक्ट रेगुलेशन नहीं पढ़ा हो, तो उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ को जरूर ज्वाइन करके 1-1.5 महीना 2 महीना में अपना कंप्लीट कर लें, जो चीज़ छूटा हुआ है। और बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ है, बदला है, तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर उस चीज़ को आप ज्वाइन करके अपने आप को सुधार लो, बेस्ट होगा आप लोग के लिए। क्या होगा, तैयारी को अपने लेवल को आप क्या कर सकते हो, एक ऊपर ऊंचाई तक, एक हाई लेवल तक आप ले जा सकते हो, बहुत ही शानदार चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बाबू, जो आप क्लास में जब जुड़ोगे ना, तो आपको ना एक अलग अनुभूति होगा, साथ ही साथ आपको 10 दिन का डेमो क्लास मिलेगा। मतलब आप ज्वाइन किए, अगर आपको लगा कि नहीं मुझे नई क्लास करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो 10 दिन के अंदर अपना फ़ी आप कभी भी रिफंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 10 दिन तक पूरा मौका देते हैं अपना फ़ी रिफंड लेने का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप अगर एक बार हमारा कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो और इन फ्यूचर में भी अगर आप कभी एग्जाम कोई देने जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर कभी भी एग्जाम दो,
ठीक है ना। जिस दिन आपको एग्जाम डेट पड़ेगा, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फिर से क्लास ज्वाइन करना है, तो उस दिन आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, केवल मंथली फी देके, पूरा कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आप 5,000 7,000 देके क्लास को 7,000 10,000 देके कोर्स को कंप्लीट किए, कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, फिर जब आप दोबारा कोर्स परचेस करने जाओगे तो फिर से आपको पेमेंट देना होता है। वो हमारे यहाँ नहीं है, केवल मंथली फी देके ही आप उस चीज़ को फिर से कर सकते हो। एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारी प्रिपरेशन होती है, टेस्ट सीरीज होती है, उसमें आप जोड़ सकते हो। हम लोग का तैयारी बहुत बेस्ट लेवल की है, हाई लेवल की है। आपका रिजल्ट बोलता है सब कुछ। आप रिजल्ट हम लोग का देखो, पिछले बार हम लोगों ने 26.66% रिजल्ट दिया केवल 4.5 महीने का प्रिपरेशन में। हम लोग का जो ऑनलाइन क्लास में जो बच्चों की संख्या है अदर इंस्टीट्यूशन से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और सच में ये मतलब एक सोचनीय बात है कि इतना कम समय में इतने सारे बच्चे मुझ पर भरोसा करके जुड़ पाएँ। और वो क्लासेस 1 बैच पॉलिसी पे चलते हैं, यानी हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक ही बैच हम लोग पढ़ाते हैं। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ हम लोग क्या करते हैं, एक ही बैच पढ़ाते हैं, यानी पूरा का पूरा टाइम और कंसंट्रेशन क्या होता है, आप ही लोग के लिए होता है। क्लासेस में एकदम कुछ नहीं है, सिर्फ जो कुछ भी है आप ही लोग के लिए है, सारा कुछ आप ही लोग के लिए होता है। जो भी पढ़ाना है केवल एक ही बैच को मुझे पढ़ाना होता है, इसलिए सारा का सारा टाइम केवल मैं आप ही लोग को दूंगा। तो सब चीज़ बेस्ट है, इस क्लास को ज्वाइन करो, और बहुत ही कम खर्च में इसको जोड़ने का आपको मौका मिल रहा है। इससे पहले आप जुड़े सुने होंगे मेरे पास क्लास में ही चार्ज लेने के लिए, कि कभी आपको सुनने का मौका मिला होगा कि कभी 3,000, कभी 3,500, कभी 1,500, कभी 2,000 ऐसा सुनने का मौका मिला होगा। लेकिन इस बार एक ऐसा मौका आपको मिला है जो महज और महज आप 799 रुपीज़ पे करके आप क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन लेवल को बेस्ट लेवल तक ले जा सकते हो। ये CMR, माइंस रूल, माइंस एक्ट सब चीज़ स्टार्ट करने वाले हम लोग, कल से ही क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। ये 8 अक्टूबर तक ही ऑफर था। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 8 अक्टूबर तक ऑफर था। चूँकि मैं आप लोगों से लाइव ही नहीं जुड़ पाया, बहुत सारे बच्चों को शिकायत हुआ कि सर आप तो मुझे पता ही नहीं चला। तो चलो ठीक है, मैं आज आपको लाइव आके भी बता दिया कि ये इस ऑफर को मैंने बढ़ा के 10 कर दिया। अगर 10 के बाद आप जुड़ोगे तो आपको 999 रुपये पे करके आपको जुड़ना पड़ेगा। कल तक अगर जुड़ जाते हो तो आपको केवल 799 रुपीज़ में आपका क्लास लगना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आप क्लास को कर पाओगे। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है जो जुड़ने के लिए इच्छुक हो कि हाँ सर हम भी क्लास को करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार आप क्लास के साथ जुड़ के एक दिन क्लास करके देखो। ज़्यादा नहीं, 10 दिन का कम से कम डेमो क्लास करके देखो एक बार क्लास में इनरोल होके, है ना। 10 दिन का डेमो क्लास करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत सिंपल, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया आप शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी बच्चों तक भी मैं पहुँच पाऊँ, उन लोगों तक भी मेरा मैसेज जा सके। किसी का कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। ये जो क्लासेस होगी एप्लीकेशन में होगा, हम लोग का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। सारा रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगा, जो पहले सुविधाएं थी सब चीज़ सेम होगा। सारा रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा। एग्जाम्स जो होते हैं एग्जाम्स होगी, एग्जाम्स का जो अलग अलग पैटर्न है, जैसे वीकली टेस्ट होता है हम लोग का अलग अलग तरह का, जिसमें वीकली 20 मार्क्स टेस्ट, MCQ टेस्ट जो होता है, नोट्स 2.1 के ऊपर टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है, बिरयानी टेस्ट होता है, इसके अलावा 50 मार्क्स MCQ टेस्ट होता है, सब होगा। टेस्ट सीरीज का सुविधा इसी फीस में मिलेगा, आपको अलग से कभी फीस देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो फीस आप पे कर रहे हैं मंथली सिस्टम 700, उसी फी में ही आपका सारा का सारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए अब यही लास्ट बात बोलना था। आप सब जो क्लास मेरे साथ इतना देर तक जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के साथ जुड़ो, बेस्ट है हर मामले से, है ना। 10 दिन का डेमो क्लास लेके देखो, कोई इशू नहीं है। 10 दिन के अंदर अपना फी भी रिफंड करवा सकते हो। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम सभी का। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आपको ये पूरा का पूरा क्लास कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट कम करते हो तो मैं भी लाइव क्लास कम आता हूँ। आप अपना कमेंट और जो आपकी जो ज़रूरत है आप मुझे बताओगे, मुझसे अगर दिल से जुड़ोगे तो मैं भी आपके साथ दिल से जुड़ने का प्रयास करूँगा, है ना। दूर दूर रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ना। मैं अपना यूट्यूब पे ऐड भी नहीं डालता हूँ कि बच्चों का समय बर्बाद हो। तो कम से कम आप इस चीज़ को कमेंट करो, आपको क्लास में जो सुझाव है ज़रूरी वो दो कि सर इस चीज़ को ऐसे करिए बेहतर होगा। वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। इन सभी विचारों के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ। बाय, गुड नाइट।